हेलो स्टूडेंट्स, आज बीएससी पार्ट थर्ड की वीडियोस की श्रृंखला में आज हम अध्ययन करेंगे वर्ग विभव कूप में पारगमन गुणांक की गणना। टॉपिक हमारा रहेगा वर्ग विभव कूप में पारगमन गुणांक की गणना, स्क्वायर वेल पोटेंशियल, कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग विभव कूप की, स्क्वायर वेल पोटेंशियल की। तो ये जो हमने चित्र में दिखाया है, चित्र में ये जो हमारी फिगर है, ये फिगर जो है ये स्क्वायर वेल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने कहा स्क्वायर वेल पोटेंशियल, इसका मतलब इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो हमने कहा तीन क्षेत्र, क्षेत्र एक ये वाला रीजन, क्षेत्र दो ये 0 से a के बीच का क्षेत्र, और क्षेत्र तीन जब a से x का मान a से बड़ा है, ये क्षेत्र। तो हमने कहा क्षेत्र एक और दो के अंदर विभव या स्थितिज ऊर्जा का मान जो है वो शून्य रहता है, और क्षेत्र दो में स्थितिज ऊर्जा जो है वो -v0 के बराबर है। तो स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र दो में ऋणात्मक है। तो ये जो हमारी आकृति बन रही है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ये आकृति जो हमारी बन रही है एक कूप, वेल या कुएं के समान बन रही है। तो इसलिए इसे हम नाम देते हैं स्क्वायर वेल पोटेंशियल, वर्ग विभव कूप। तो हमने कहा माना कुल ऊर्जा E, क्योंकि कण की ऊर्जा जो है वो हमेशा धनात्मक होगी, तो इसलिए हमने कहा कि ऊर्जा E जो होगी वो हमेशा 0 से ज़्यादा है। का एक कण बाईं ओर से गति करता हुआ, बाईं ओर से गति करता हुआ इस प्रकार से। तो ये हमने यहाँ चित्र में ये जो है ये हमने कण दिखाया है, और कण +x दिशा में गति कर रहा है, एक वर्ग विभव कूप के क्षेत्र से गुजरता है। वर्ग विभव कूप चित्रानुसार है। तो हमने कहा चित्र में हम देख लें इसको। तो हमने कहा क्षेत्र एक में जब x का मान 0 से कम है तो पोटेंशियल Vx इक्वल्स टू 0 है। इसको हमने क्षेत्र एक से डिनोट किया है। क्षेत्र दो जब x का मान 0 से बड़ा है परंतु a से छोटा है, तो 0 और a के बीच का क्षेत्र क्षेत्र दो में Vx इक्वल्स टू -V0। इसी प्रकार रीजन थ्री क्षेत्र तीन जब x का मान a से बड़ा है, ये जो रीजन हमने यहाँ प्रदर्शित किया है और हमने क्षेत्र तीन दिखाया भी है, में Vx इक्वल्स टू V0 है, जहाँ V0 विभव कूप की गहराई का माप है। तो ये जो हमारा विभव कूप है इसकी गहराई को ये जो V0 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। A विभव कूप की चौड़ाई है। तो हमने कहा बाईं ओर से आने वाले कण की गति का वर्णन करने के लिए एक विमीय काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण का उपयोग करते हैं। तो एक विमीय वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का उपयोग करते हैं। तो वन डायमेंशन टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन समीकरण एक में प्रदर्शित है, -h×2 डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स। जो हमारा विभव है ये केवल स्थिति का फलन है। वी एक्स साई इक्वल्स टू ई साई, इसको हमने समीकरण एक से व्यक्त किया है। तो विभव क्षेत्रों में इस समीकरण को हम निम्न रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा क्षेत्र एक में वी एक्स इक्वल्स टू 0, तो वी एक्स इक्वल्स टू 0 रख दिया, और इसको इधर गुणा करते हुए और हमने इसकी वैल्यू लिख ली डी स्क्वायर साई 1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई 1 इक्वल्स टू 0, समीकरण 2 से डिनोट कर दिया। इसी प्रकार क्षेत्र तीन की इक्वेशन लिखी है डी स्क्वायर साई 3 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई 3 इक्वल्स टू 0, समीकरण 4 हो गई। अब हम बात करते हैं क्षेत्र दो की। क्षेत्र दो में वी एक्स इक्वल्स टू कितना है, ये -V0 है। तो हमने इसका पक्षांतरण करके इसे हल किया, तो ये हो गया डी स्क्वायर साई 2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2me प्लस V0 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई 2 इक्वल्स टू 0, ये समीकरण नंबर 3। तो हमने कहा ये जो कांस्टेंट है इसको हमने k के बराबर मान लिया, और ये जो कांस्टेंट है इसको हमने k डैश मान लिया, तो ये किसके बराबर हो गया, ये k के बराबर हो गया। तो उपरोक्त समीकरणों
k इक्वल्स टू रूट ऑफ 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर तथा k डैश इक्वल्स टू रूट ऑफ 2me प्लस v0 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर का उपयोग करते हैं। तो हमने इस यहाँ जो ऊपर समीकरण 2 थी इसकी जगह हमने k स्क्वायर लिख लिया, इस टर्म की जगह हमने लिख लिया k डैश स्क्वायर और इस समीकरण इसकी जगह हमने लिख लिया k स्क्वायर। तो समीकरण हमारे पास जो समीकरण 2 थी वो हो गई डी स्क्वायर साई वन अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई वन इक्वल्स टू 0। समीकरण 2 हो गई, 3 हो गई डी स्क्वायर साई टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर के डैश स्क्वायर साई टू इक्वल्स टू 0। समीकरण 3 हो गई, ठीक है। समीकरण 4 जो क्षेत्र 3 में है डी स्क्वायर साई थ्री अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई थ्री इक्वल्स टू 0, ये समीकरण 4 हो जाएगी। तो हमने कहा ये k और k डैश वैल्यू रखकर जो समीकरण हमें प्राप्त होती है ये द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण प्राप्त होती है, जिसका व्यापक हल क्रमशः, तो व्यापक हल हमारे पास हो गया साई वन इक्वल्स टू ए ई रेस टू पावर आयोटा की एक्स प्लस बी ई रेस टू पावर माइनस आयोटा की एक्स। तो ये क्षेत्र 1 में तरंग फलन को व्यक्त कर रहा है। साई टू एक्स इक्वल्स टू एफ ई रेस टू पावर आयोटा के डैश एक्स प्लस जी ई रेस टू पावर माइनस आयोटा के डैश एक्स, ये क्षेत्र 2 में तरंग फलन को व्यक्त करेगी। साई थ्री एक्स इक्वल्स टू सी साई थ्री एक्स इक्वल्स टू सी ई रेस टू पावर आयोटा के एक्स प्लस डी ई रेस टू पावर माइनस आयोटा के एक्स। ये समीकरण जो है ये क्षेत्र 3 में तरंग फलन को व्यक्त करती है। हमने कहा अगर हम क्षेत्र 3 में देखें तो क्षेत्र 3 में देखें तो ये x दिशा में गतिशील कण को व्यक्त कर रही है और ये पद जो है ये माइनस x दिशा में गतिशील कण को व्यक्त कर रहा है। तो ये जो है साई थ्री ये पारगमित तरंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये परावर्तित तरंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्षेत्र 3 में देखें तो हमने कहा क्षेत्र 3 में हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि तरंग परावर्तित हो सके। तो यहाँ पर क्षेत्र 3 में इसका कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। जो द्वितीय पद है या माइनस एक्स दिशा में गतिशील, जो माइनस एक्स दिशा में गतिशील तरंग फलन को जो व्यक्त कर रहा है उसका अस्तित्व नहीं होगा। इसलिए हम d इक्वल्स टू क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो हमने कहा क्षेत्र 3 में दाईं ओर Vx इक्वल्स टू 0 है, अतः इस क्षेत्र में परावर्तित तरंग का अस्तित्व नहीं हो सकता। अर्थात व्यापक हल साई थ्री एक्स इक्वल्स टू सी ई रेस टू पावर आयोटा के एक्स प्लस डी ई रेस टू पावर माइनस आयोटा के एक्स में d इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अतः समीकरण 7 से तो साई थ्री एक्स इक्वल्स टू सी ई रेस टू पावर आयोटा के एक्स। तो समीकरण 8 जो है वो क्षेत्र 3 में तरंग फलन को व्यक्त करती है। अब हमने कहा देखिए समीकरण आ गई हमारे पास, समीकरण 5, 6 और नीचे हो गई हमारी समीकरण 8। तो समीकरण 5 में कांस्टेंट है हमारे पास ए बी, समीकरण 6 में एफ जी और समीकरण 8 में सी। तो हमने कहा समीकरण 5, 6, 8 में नियतांक ए बी सी एफ जी का मान परिसीमा एवं सातत्य प्रतिबंधों बाउंड्री एंड कंटिन्यूअस कंडीशन से हम ज्ञात करते हैं। तो फिर हमने चित्र की तरफ चले एक बार। चित्र में हमने देखा साई वन क्षेत्र 1 और 2, क्षेत्र 1 और 2 के लिए बाउंड्री जो है वो x इक्वल्स टू 0 पे है। तो इसलिए x इक्वल्स टू 0 पर साई वन इक्वल्स टू साई टू होना चाहिए। साथ ही इनका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो भी कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हमने लिखा x इक्वल्स टू 0 पर साई तथा डी साई अपॉन डी एक्स के सातत्य प्रतिबंध से x इक्वल्स टू 0 पर साई वन इक्वल्स टू साई टू तथा डी साई वन अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी साई टू अपॉन डी एक्स होना चाहिए। अतः समीकरण 5 और 6 से, तो समीकरण 5 और 6, तो साई वन इक्वल्स टू साई टू लेना है, x की वैल्यू हमको 0 रखनी है। तो इसको हमने हल किया तो एक इक्वेशन हमें मिलती है a प्लस बी इक्वल्स टू एफ प्लस जी। दूसरा है डी साई वन अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी साई टू अपॉन डी एक्स। तो समीकरण 5 का एक बार x के सापेक्ष अवकलन किया, समीकरण 6 का x के सापेक्ष एक बार अवकलन किया और x इक्वल्स टू हमने
जीरो रख दिया। जीरो रखने पर हमें वैल्यू मिलती है के ए माइनस बी इक्वल्स टू के डैश एफ माइनस जी। तो उपरोक्त को हल करने पर समीकरण 9 और 10 को हम हल कर लेते हैं। जो सिंपल बीजगणितीय सॉल्यूशन होता है, जो बीजगणितीय हल है, एल्जेब्रिक सॉल्यूशन के आधार पर हम समीकरण 9 और 10 को हल करते हैं। तो समीकरण 9 और 10 को हल करने पर हमें प्राप्त होता है 2a इक्वल्स टू 1 प्लस के डैश अपॉन के एफ प्लस 1 माइनस के डैश अपॉन के जी। ये है समीकरण नंबर 11 हो गई। इसी प्रकार पुनः हल करें तो 2b इक्वल्स टू 1 माइनस के डैश अपॉन के एफ प्लस 1 प्लस के डैश अपॉन के जी। समीकरण 11 और 12 हमें प्राप्त होती है। अब हमने कहा चित्र में क्षेत्र 2 और 3 की जो परिसीमा है वो x इक्वल्स टू ए पर है, तो इसलिए x इक्वल्स टू ए पर साई 2 इक्वल्स टू साई 3 तथा इनका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो बराबर होना चाहिए। तो इस कंडीशन का उपयोग करते हुए हमने कहा x इक्वल्स टू ए पर साई तथा डी साई अपॉन डी एक्स के सातत्य प्रतिबंध से साई 2 इक्वल्स टू साई 3 तथा डी साई 2 अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी साई 3 अपॉन डी एक्स लेने पर तो समीकरण हमें मिली सी ई रेज टू पावर आयोटा के ए इक्वल्स टू एफ ई रेज टू पावर आयोटा के डैश ए प्लस जी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के डैश ए। तो हमने सिंपल साई 2 तथा साई 3, साई 2 समीकरण 6 से और साई 3 इक्वल्स टू समीकरण 8 से, इसमें हमने सिंपल x इक्वल्स टू ए रखकर और समीकरण नंबर हमने 13 प्राप्त की। अब समीकरण 6 और 8 का विद रेस्पेक्ट टू x एक बार अवकलन किया और x इक्वल्स टू ए रखकर हमने ये समीकरण नंबर 14 प्राप्त कर ली। तो समीकरण 14 हो गई के सी ई रेज टू पावर आयोटा के ए इक्वल्स टू के डैश एफ ई रेज टू पावर आयोटा के डैश ए माइनस जी ई रेज टू पावर आयोटा के डैश ए। तो ये समीकरण हो गई 13 और ये हो गई समीकरण नंबर 14। समीकरण 14 में 13 का भाग देकर और इसको हमने हल कर लिया, हल किया g अपॉन एफ की फॉर्म में। तो सिंपल हमने भाग दिया तो ये टर्म कैंसिल हो गई, ठीक है। ऊपर आ गया k इक्वल्स टू के डैश एफ ई रेज टू पावर आयोटा के डैश ए माइनस जी ई रेज टू पावर आयोटा के डैश ए अपॉन एफ ई रेज टू पावर आयोटा के डैश ए प्लस जी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के डैश ए। तो इसको हमने हल किया तो इक्वेशन हमें g अपॉन एफ की वैल्यू प्राप्त होती है माइनस के डैश अपॉन के प्लस के डैश ई रेज टू पावर 2 आयोटा के डैश ए। ये हो गई समीकरण नंबर 15। समीकरण 13 में समीकरण 11 का भाग देकर हल करने पर तो देखिए ये हमारी समीकरण 13 है, इसमें हमने समीकरण 11 का भाग लगा दिया। 11 का भाग क्यों लगाया? क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है c अपॉन ए, ठीक है। ये जो हम जितने भी हमने अब तक टॉपिक किए हैं सभी के अंदर हमने b अपॉन ए और c अपॉन ए जो है वो हमने कैलकुलेट किया है। तो हमने कहा समीकरण 13 में समीकरण 11 का भाग देने पर भाग देकर हमने इसे हल कर लिया। तो c अपॉन ए की वैल्यू आती है 2k ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के ए ब्रैकेट ई रेज टू पावर आयोटा के डैश ए प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के डैश ए जी अपॉन एफ और नीचे हमें मिला के प्लस के डैश प्लस के माइनस के डैश जी अपॉन एफ। तो समीकरण 15 से जी अपॉन एफ का मान रखकर इसे हमने हल कर लिया, हल किया तो c अपॉन ए इक्वल्स टू 2 आयोटा के डैश के ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के ए के स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर साइन के डैश ए इक्वल्स टू प्लस 2 आयोटा के डैश कोस के डैश ए। ये हमें समीकरण नंबर 16 हो गई। इसी प्रकार समीकरण 11 में समीकरण 12 का भाग देकर तथा समीकरण 15 से g अपॉन एफ का मान रखकर इसे हल करने पर तो ये हमारी समीकरण 12 में 11 का भाग देना है। 11 का भाग किस लिए देना है? क्योंकि हमें b अपॉन ए कैलकुलेट करना है। तो b अपॉन ए कैसे आएगा? जब हम समीकरण 12 में 11 का भाग देंगे।
भाग देकर g अपॉन एफ का मान रखकर, और जब हम इसे हल करते हैं तो वैल्यू हमें प्राप्त होती है b अपॉन ए इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस के डैश स्क्वायर साइन के डैश ए के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर साइन के डैश ए टू आयोटा के डैश कोस के डैश ए। तो ये वैल्यू हमें कहाँ से मिली? हम जानते हैं कि कोस के डैश ए इक्वल्स टू ई रेज टू पावर आयोटा के ए प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के ए बाई 2। ठीक है, ये वैल्यू ये हमें प्राप्त होगा, इसकी जगह हम कोस के टर्म में लिख लेंगे। इसी प्रकार यदि हम साइन की बात करें तो साइन के डैश ए इक्वल्स टू ई रेज टू पावर आयोटा के ए माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के ए अपॉन 2 आयोटा। तो जहाँ पर ये टर्म हमें मिलती है उसकी जगह हम साइन के डैश ए लिख लेंगे। लिखकर हमने हल किया तो समीकरण 16 से हमें सी अपॉन ए का मान प्राप्त होता है और समीकरण 17 से हमें b अपॉन ए का मान प्राप्त होता है।